हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का 2 मई से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको डेली एमटीएस के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्नों की 2 वीडियो मिल जाती हैं, एक दोपहर को 12 बजे और एक शाम में आपको 8 बजे। तो उनको आपको सपोर्ट करते रहना है 2 मई के पहले तक। उसके बाद आपको 2 मई से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का फुल एनालिसिस करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल कौन थे, यानी जिनके अधीन सर्वपारिता की नीति पेश की गई थी। तो जनरल यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1813 से लेकर के 1823 तक गवर्नर जनरल थे और इनके अधीन ही सर्वपारिता की नीति भी पेश की गई थी। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च या सर्वपारी था, इसलिए उनकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है आपका फैक्ट कि लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से लेकर के 23 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया हुआ था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ओडिसी नर्तकी कौन है। तो केलुचरण महापात्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है ये केलुचरण महापात्रा, और जिनके लास्ट में सरनेम महापात्रा आता है उनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। तो ये जरूर याद रखना है, केलुचरण महापात्रा, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और केलुचरण महापात्रा की बात करें तो इनका जन्म 18 जनवरी 1926 को होता है, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक रहे हुए हैं। इन्होंने 20वीं सदी के इस शास्त्रीय नृत्य के पुनर्द्वार और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। और वह ओडिशा के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी। अगर ये पूछा जाए कि ओडिशा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं, तो वो केलुचरण महापात्रा ही रहे हुए हैं। नेक्स्ट है आगे कि भारत के एक विख्यात संस्कृत कवि इस गुरु पर लिखते हैं कि सांगो पंगा शुभंगी लास्य मधुरम समर्थनी, यानी कि उनके नृत्य जो है शरीर का प्रत्येक अंश चमत्कारी मुद्रा और मुद्राओं के माध्यम से सर्वपारी मिठास की ओर ले जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो जैसा कि पता है कि कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों में से होकर के गुजरती है, जिसमें कि गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, आपका झारखंड होता है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। इन कुल 8 राज्यों से यहाँ पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। हो सकता है आपको कभी उड़ीसा भी दे दिया जाए, तो उड़ीसा से आपकी नहीं गुजरती। आपको याद रख लेना है कि आपका देखिए गुजरात और राजस्थान लगे हुए हैं, सटे हुए राज्य, इनसे गुजरेगी, फिर बीच में आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा, आगे आपका छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और मिजोरम के, यानी बीचों बीच से भारत के निकल जाती, तो नीचे आपका उड़ीसा नीचे आ जाता है। तो ये आसानी से याद कर लेना, 8 को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सी झील है। तो यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो सीमा पर झील बनी हुई है उसका नाम यहाँ पर पुलिकट झील है। पुलिकट झील की बात करें तो भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित एक अनूप झील है। चिल्का झील के बाद यह 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी नुनखरा जल प्रतंत्र है और इसका बड़ा भाग आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी दिन का या शिफ्ट का जा कर के देख सकते हैं। हर एग्ज़ाम की आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है और बाकी इन क्वेश्चंस को जो आपको एमटीएस के इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी क्वेश्चंस जाके आप देख सकते हैं। तो बस सपोर्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती हैं, तो जिनका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी सभी लोगों को जुड़ जाना है। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मनप्रीत सिंह जो है इनका संबंध किससे है, नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किससे है। आपका दोनों दिया हुआ है, जैसे कि मनप्रीत सिंह के साथ में बॉक्सिंग दिया हुआ है, नीरज चोपड़ा के साथ में भाला दिया हुआ है। तो इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाला से संबंधित है। और जो बॉक्सिंग वाला है ये गलत है, क्योंकि जो मनप्रीत सिंह का संबंध है वो हॉकी खेल से है, ना कि बॉक्सिंग खेल से। मनप्रीत सिंह की बात करें तो इनका मनप्रीत सिंह जो पवार है एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, यानी कि ये हॉकी के खेल से संबंधित है मनप्रीत सिंह।
नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कौन सा लौह अयस्क बेल्ट लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। अगर बेल्ट लौह अयस्क की बात करें तो केरल कर्नाटक बेल्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रमुख लौह अयस्क जो हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बल्लारी चित्रादुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ये सारे जो आपके बेल्ट हैं ये आपके लौह अयस्क के संबंधित हैं। बाकी आपका केरल कर्नाटक जो बेल्ट है ये आपका लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। लौह अयस्क के जो बेल्ट हैं आपका उड़ीसा झारखंड है, आपको याद रखना है क्योंकि उड़ीसा झारखंड में पाया जाता है। दुर्ग बस्तर है आपका, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इत्यादि है, लेकिन केरल कर्नाटक बेल्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड की आधारशिला कहाँ पर रखी। तो गुजरात के भावनगर में रखी हुई है। ये जो पहले सीएनजी टर्मिनल की यहाँ पर ब्राउनफील्ड की आधारशिला है मोदी के द्वारा गुजरात में रखी गई है। तो गुजरात का भावनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी हुई है। इस पोर्ट को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में विकसित किया जाएगा और दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के अत्याधुनिक बुनियादी संरचना इसमें की जाएगी। नेक्स्ट है कि विंडो 10 में एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है। अगर विंडो 10 की बात करें कि आपको एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है तो शॉर्ट की क्या यूज होगी। तो Alt + टैब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए यूज होता है। तो इसका आपका यूज Alt + टैब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी जब आपकी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है 1992 के तहत, तो ये 71वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में होता है और जिसके तहत भारतीय संविधान में इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की बात करें तो ये जो संविधान है भारत के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ दिया गया था। इसके साथ ही बात करें तो अधिनियम जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में इसमें संशोधन किया गया था। 8वीं संसूची में बात करें तो इसमें कुल 22 भाषाएं वर्तमान में दी हुई हैं जो कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग अगर यहाँ पर 17 की बात करें तो भारत की आधिकारिक जो भाषा है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है। यानी जो आधिकारिक भाषा है भारत की वह 343 से लेकर के 351 तक संबंधित है। और मूल रूप से संशोधन में जो आपका संविधान बना हुआ था तो कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और उसके बाद कई संशोधन किए गए संविधान में, जिसके तहत वर्तमान में 22 भाषाएं यहाँ पर हो गई हैं। 1967 की बात करें तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी याद रख लेना। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 1992 में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन में। और सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी भाषा अधिकांश भारतीयों के द्वारा ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपका पुरस्कार है किसे प्राप्त हुआ था। अगर 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें ऑस्कर पुरस्कार तो सत्यजीत रे को दिया गया था 1992 में। ऑस्कर पुरस्कारों के 94 साल के इतिहासों में भारत को जो चौथी बार ऑस्कर प्राप्त हुआ था, इससे पहले 1983 में गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए मिला था। 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट और फिर 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर को 3 अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये यहाँ पर 4 बार आपका मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड, 4 से 5 बार, 3 बार भी कहेंगे क्योंकि 2009 में आपका 3 कैटेगरी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। जो परम 8000 है कंप्यूटर वो किस पीढ़ी का है। तो ये 5वीं पीढ़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है परम 800। तो यहाँ पर ये श्रृंखला की पहली मशीन थी जिसे कि स्क्रैच से आपका बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान ट्रॉफी 2022 किसने जीती हुई है। तो ईरान ट्रॉफी 2022 की बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर जीती हुई है और उप विजेता यहाँ पर सौराष्ट्र रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो 7.4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव रक्त का पीएच मान होता है और यह प्रकृति में क्षारीय भी होता है।
और पीएच मान का उपयोग जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को इंगित करने के लिए किया जाता है। पीएच मान 7 को आपका उदासीन माना जाता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से यहाँ पर कम होता है। क्षार का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, इसलिए मानव रक्त को प्रकृति में थोड़ा क्षारीय भी कहा जाता है। पीएच जो है आपका स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 का अर्थ सबसे अम्लीय और 14 का अर्थ सबसे क्षारीय यहाँ पर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपका 2 मई से एग्ज़ाम है, तो जिन लोगों ने अभी अगर पूरे वीडियो को देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो सबको वीडियो को लाइक कर देना। एटलीस्ट आप जब पहले वीडियो को शुरू किया करिए, सबसे पहले लाइक ही कर दिया करिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहे। बाकी आपको हर अपडेट और जो भी पीडीएफ्स होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनको आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।